हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो आज की वीडियो में विज्ञान के उन प्रश्नों को हल करेंगे जो सितंबर 2015 वाले पेपर में पूछे गए थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न है, शिक्षक द्वारा कक्षा 7 के बच्चों को पानी बचाओ विषय पर अधिगम को किस प्रकार अधिक सार्थक बनाया जा सकता है। पहला विकल्प है पोस्टर बनवाकर, दूसरा है निबंध लिखवाकर, तीसरा है बच्चों को पानी की खपत पर अपने मोहल्ले के लोगों का साक्षात्कार तथा जल जांच करवाकर, और चौथा है पहेली प्रतियोगिता करवाकर। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, बच्चों को पानी की खपत पर अपने मोहल्ले के लोगों का साक्षात्कार तथा जल जांच करवाकर। अगला प्रश्न है, कक्षा 7 के विद्यार्थियों को पाचन पर पढ़ाने से पहले एक अध्यापक उन्हें मानव शरीर का एक रेखा चित्र देता है और उन्हें कहता है कि वे उन सभी अंगों को चित्रित करें जिनसे होकर उनके विचार से भोजन उनके खाने के बाद गुजरता है। इस प्रश्न को पूछने के लिए अध्यापक का क्या उद्देश्य हो सकता है। पहला विकल्प लिखा है, विद्यार्थियों की रेखा चित्र बनाने की कला को परखना, क्योंकि जीवन विज्ञान में रेखा चित्र बनाना एक महत्वपूर्ण कौशल है। दूसरा विकल्प है पाचन तंत्र के बारे में विद्यार्थियों की समझ को समझना और तदनुसार उनका श्रेणीकरण करना। तीसरा है मानव शरीर और पाचन के बारे में विद्यार्थियों के पूर्व विचारों की पड़ताल करना, ताकि भावी शिक्षण अधिगम सत्र को तदनुसार नियोजित किया जा सके। और चौथा है पता लगाना कि किस विद्यार्थी ने पहले पाठ पढ़ा हुआ है और कक्षा में तैयारी करके आना तथा तदनुसार उनका श्रेणीकरण करना। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही होगा, मानव शरीर और पाचन के बारे में विद्यार्थियों के पूर्व विचारों की पड़ताल करना, ताकि भावी शिक्षण अधिगम सत्र को तद अनुसार नियोजित किया जा सके। अगला प्रश्न है, कक्षा 7 की एक अवधारणा धुआं ऊपर क्यों उठता है पर प्रभावशाली चर्चा के लिए एक विज्ञान शिक्षक को। पहला है चर्चा के दौरान कम प्रश्न पूछने चाहिए, दूसरा है बच्चों को एक समान मंच देना चाहिए, तीसरा है बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए उनकी प्रतिक्रियाओं को स्वीकारना चाहिए, और चौथा है चर्चा के अंत में बच्चों के विचारों का सारांश करते हुए आकलन करना चाहिए। तो इसमें जो सही है वो बताने हैं। तो इसमें बी सही है, सी सही है, डी सही है। चर्चा के दौरान कम प्रश्न पूछना ये बिल्कुल गलत है, बी सी डी सही है, दूसरा विकल्प उसमें सही है। अगला प्रश्न है, आपके पास दो परखनलियाँ ए और बी हैं। परखनली ए में हल्दी का पेस्ट भरा है, जबकि परखनली बी में फिनोप्थिलीन का जली विलयन भरा है। इन दोनों परखनलियों में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालने पर इनमें भरे पदार्थ प्रतीत होंगे। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही होगा, ए में पीला रहेगा जबकि बी में रंगहीन रहेगा, दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, अनीता परखनली में सोडियम हाइड्रोक्साइड का ताज़ा विलयन तैयार करती है। वह उसमें एल्युमिनियम की पन्नी का एक छोटा सा टुकड़ा डालती है और माचिस की जलती हुई तीली परखनली के पास लाती है। वह पॉप की आवाज़ सुनती है। पॉप की आवाज़ की उपस्थिति की ओर संकेत करती है। पहला विकल्प है जल गैस, दूसरा है ऑक्सीजन गैस, तीसरा है हाइड्रोजन गैस, और चौथा है एल्युमिनियम गैस। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, हाइड्रोजन गैस। अगला प्रश्न है, जब जल तरल से गैसीय चरण में रूपांतरित होगा तब निम्नलिखित में से कौन सा एक बदलाव होगा। पहला है कणों के आकार में बदलाव, दूसरा है कणों की संरचना में बदलाव,
तीसरा है कणों की दूरी में बदलाव और चौथा है कणों के रंग में बदलाव। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, कणों की दूरी में बदलाव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक है? पहला विकल्प है कोयला, दूसरा विकल्प है पेट्रोल, तीसरा विकल्प है डीजल और चौथा विकल्प है हाइड्रोजन। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, कॉलम ए के जीवों का मिलान कॉलम बी में दिए गए उनके कार्य से कीजिए। तो कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान करना है। तो इसमें पहले को मिलाएंगे बी से, लैक्टोबैसिलस दही का जमना। उसके बाद प्रोटोजोआ मलेरिया, मलेरिया प्रोटोजोआ से फैलता है। राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण ए से मिलाएंगे इसको, और विषाणु एड्स, यानी पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरे का ए और चौथे का बी। पहला विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। पहला है सभी रंगों की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती हैं। दूसरा है पौधे क्लोरोफिल की अनुपस्थिति में भी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। तीसरा है केवल हरी पत्तियां वाले पौधे ही प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। और चौथा है केवल पत्तियों में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, सभी रंगों की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती हैं। अगला प्रश्न है, रीमा अपनी दोस्त को बताती है कि भिंडी एक फल है। उसकी दोस्त सहाना उससे असहमत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है भिंडी एक सब्जी है अतः वह फल नहीं हो सकती। दूसरा है भिंडी को पकाकर खाया जाता है अतः वह एक सब्जी है। तीसरा है भिंडी में बीज होते हैं इसलिए वह एक फल है। और चौथा है भिंडी में बीज होते हैं इसलिए वह एक सब्जी है। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है कि भिंडी में बीज होते हैं इसलिए वह फल है। अगला प्रश्न है, जब हम क्रोध में, शर्मिंदगी में या चिंता में होते हैं तब हमारे शरीर का कौन सा हार्मोन तनाव समायोजन में हमारी। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, एड्रीनेलिन। अगला प्रश्न है खंड 1 में दिए गए पौधे के खाने योग्य भाग को खंड 2 से मिलाइए। तो इसमें मिलान करना है। तो जड़ क्या है इनमें से? जड़ है गाजर, पहले का हो जाएगा डी। तना क्या है? तना है गन्ना। बीज क्या है? बीज है मूंगफली। और फल है सेब, यानी इसका पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वायरस द्वारा मनुष्य को होने वाले रोगों के समूह को दर्शाता है? पहला विकल्प है खसरा, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस ए। दूसरा है चिकन पॉक्स, मलेरिया, हेपेटाइटिस ए। तीसरा है खसरा, पोलियो, टाइफाइड। और चौथा है खसरा, टाइफाइड, क्षय रोग। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही है, खसरा, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस ए। ये तीनों ही वायरस से फैलते हैं।
इसके अलावा और कौन कौन से रोग हैं जो वायरस से फैलते हैं? तो पोलियो है, छोटी माता है, रेबीज है, इबोला है, ये सब भी वायरस से फैलते हैं, इनको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वपोषियों के समूह को दर्शाता है? पहला विकल्प है शैवाल, पालक, टमाटर, केला। दूसरा है शैवाल, अमरबेल, आकाशबेल, केला, आम। तीसरा है पालक, छत्रक, टमाटर, ईस्ट। और चौथा है तुलसी, शैवाल, अमरबेल, छत्रक। तो स्वपोषी किन्हें कहते हैं? जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं तो उन्हें स्वपोषी कहते हैं। तो इसमें जिसमें अमरबेल है वो तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते। पहला विकल्प इसमें होगा शैवाल, पालक, टमाटर और केला। अगला प्रश्न है, मानव पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसका उपयोग विभिन्न चरणों में होता है जो है। तो इन चरणों को उस क्रम में लगाइए जिस क्रम में ये शरीर में होते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो आएगा वो होगा अंतर्ग्रहण। उसके बाद क्या होगा? पाचन। फिर होगा अवशोषण। उसके बाद स्वांगीकरण और उसके बाद निष्कासन। यानी कि दूसरा विकल्प इसमें सही है, डी, ई, ए, सी, बी। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक नहीं है? पहला विकल्प है सिरका। दूसरा विकल्प है नींबू का रस। तीसरा है लवण जल और चौथा है आश्रित जल। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, आश्रित जल या आसुत जल। अगला प्रश्न है, माध्यम ए माध्यम बी से प्रकाशीय रूप से अधिक सघन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है माध्यम बी की अपेक्षा माध्यम ए में प्रकाश की गति अधिक है। दूसरा है माध्यम ए की अपेक्षा माध्यम बी में प्रकाश की गति अधिक है। तीसरा है माध्यम ए और बी दोनों में प्रकाश की गति समान है। और चौथा है तुलना नहीं की जा सकती। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, माध्यम ए की अपेक्षा माध्यम बी में प्रकाश की गति अधिक है। भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा अधिक है। दूसरा है हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा अधिक है और यह बाहर के दाब को निरस्त कर देता है। तीसरा है हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा कम है। और चौथा है हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर है और यह बाहर के दाब को निरस्त कर देता है। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प दाब के बराबर है और यह बाहर के दाब को निरस्त कर देता है। अगला प्रश्न है, पानी के बर्तन में लोहे का एक खंड ब्लॉक डाला जाता है और वह तल में डूब जाता है, इसका कारण है? पहला है बर्तन इतना गहरा नहीं है कि ब्लॉक तैर सके। दूसरा है ब्लॉक द्वारा स्थापित जल का भार ब्लॉक के भार की तुलना में कम है। तीसरा है ब्लॉक का भार ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल के भार की तुलना में कम है। और चौथा है जल का घनत्व ब्लॉक के घनत्व की तुलना में अधिक है। इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही होगा कि ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल का भार ब्लॉक के भार की तुलना में कम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला है एक ढोल निम्न आवृत्ति पर कंपित होता है इसलिए वह निम्न तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है। दूसरा है एक सीटी की उच्च आवृत्ति है इसलिए वह उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करती है।
तीसरा है सामान्यतः पुरुष की आवाज महिला की आवाज की तुलना में तीक्ष्ण होती है। और चौथा है चिड़िया उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करती है जबकि शेर निम्न तारत्व पर दहाड़ता है। तो गलत कथन बताना है। इसमें सवाल में क्या पूछा गया है कि कौन सा गलत है, तो इसमें तीसरा गलत है कि सामान्यतः पुरुष की आवाज महिला की तुलना में तीक्ष्ण होती है, ये गलत है। अगला प्रश्न है हमारे सौर परिवार में 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं, ये ग्रह है। पहला विकल्प है बुध और यूरेनस, दूसरा है शुक्र और यूरेनस, तीसरा है बुध और शुक्र और चौथा है यूरेनस और नेपच्यून। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, शुक्र और यूरेनस। अगला प्रश्न है मनुष्यों में सर्वाधिक उत्सर्जन उत्पाद है। पहला विकल्प है यूरिया, दूसरा है अमोनिया, तीसरा है यूरिक अम्ल और चौथा है अमोनियम क्लोराइड। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, यूरिया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया क्षण चुंबक की चुंबकीय विशेषताओं को नष्ट करती है। पहला है 2 टुकड़ों में काटना, दूसरा है तापन, तीसरा है पीटना और चौथा है सील करना। तो इस प्रश्न के लिए बी सही है और सी सही है। यह चुंबकीय विशेषताएं चुंबक की चुंबकीय विशेषताओं को नष्ट कर देती हैं, तापन और पीटना, यानी बी और सी दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है 8वीं कक्षा का कोई छात्र यह कहता है कि भारी वस्तुएं जल में डूब जाती हैं और हल्की वस्तुएं जल में तैरती हैं। कक्षा 8 के विज्ञान शिक्षक के लिए इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए सर्वोत्तम परामर्श क्या होगा। पहला है इस कथन को स्वीकार कर लिया जाए क्योंकि यह बच्चे की संकल्पना को इंगित करता है जिसका आदर किया जाना चाहिए। दूसरा है बच्चे को स्पष्ट कीजिए कि यह वस्तु का भार नहीं वरन उस वस्तु का घनत्व है जो यह निर्धारित करता है कि कोई वस्तु डूबेगी अथवा तैरेगी। तीसरा है प्रतिकारी उदाहरण दीजिए और विभिन्न आकृतियों, आकारों और भारों की वस्तुओं की व्यवस्था करके बच्चे को खोजने का अवसर प्रदान कीजिए। और चौथा है उसे यह स्पष्ट कीजिए कि हल्का अथवा भारी आपेक्षिक पद है। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, प्रतिकारी उदाहरण दीजिए और विभिन्न आकृतियों, आकारों और भारों की वस्तुओं की व्यवस्था करके बच्चे को खोजने का अवसर प्रदान कीजिए। अगला प्रश्न है नीचे दी गई कौन सी परिस्थिति को विद्यार्थियों को ज्ञान की खोज के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करती है। पहला है विद्यार्थियों को पहले बीजों के अंकुरण का निदर्शन दिखाकर फिर विस्तार से व्याख्या की गई है। दूसरा है विद्यार्थी बीजों के अंकुरण विषय पर योजनाबद्ध निर्देशन के परिष्कृत और विस्तृत सत्र में भाग लेना। तीसरा है विद्यार्थियों को अंकुरण से संबद्ध तथ्यों की प्रयोग के द्वारा खोज करने के लिए प्रोत्साहित करना। और चौथा है विद्यार्थियों को टीम शिक्षण द्वारा भोजन के अवयव विषय पर शिक्षा देना। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है एक शिक्षक कक्षा में एक जली मोमबत्ती को मेज पर रखता है, उसके बाद एक जार से उसे ढक देता है। कुछ देर बाद मोमबत्ती बुझ जाती है। मोमबत्ती जलने के लिए हवा आवश्यक है। मोमबत्ती को जलते रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। उपर्युक्त तीनों कथनों में से तो इसमें केवल कथन ए अवलोकन है। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए प्रश्नों में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है। पहला है केले के छिलके पर हम क्यों फिसल जाते हैं। दूसरा है यदि घर्षण बल ना हो तो क्या होगा।
तीसरा है किसी पीपे को समतल पृष्ठ पर सरकाने की तुलना में उसे लुढ़काना आसान क्यों होता है। और चौथा है ढालू वक्र सड़कों पर फिसलने से किस प्रकार रोकते हैं। विकल्प सही है, घर्षण बल ना हो तो क्या होगा। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है नियम दृष्टिगोचर तथ्यों में संबंधों के साधारणीकृत वर्णन है और सिद्धांत दृष्टिगोचर तथ्यों के स्पष्टीकरण। दूसरा है वैध ठहराए जाने पर सिद्धांत ही नियम बन जाते हैं। तीसरा है सिद्धांत केवल जीव विज्ञानों में मिलते हैं और नियम केवल भौतिक विज्ञानों में मिलते हैं। और चौथा है सिद्धांत और नियम एक ही हैं और एक ही प्रकार करते हैं, सिवा इसके कि नियम सिद्धांतों का ही संक्षिप्त रूप होते हैं। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है। नियम दृष्टिगोचर तथ्यों में संबंधों के साधारणीकृत वर्णन है और सिद्धांत दृष्टिगोचर तथ्यों के स्पष्टीकरण। अगला प्रश्न है कोई विज्ञान शिक्षिका अपने छात्रों का विभिन्न प्रक्रमण कौशलों में मूल्यांकन करना चाहती है। छात्रों के विभिन्न प्रक्रमण कौशलों का मूल्यांकन करने के लिए नीचे दिया गया कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त होगा। पहला है साक्षात्कार, दूसरा है प्रश्नावली, तीसरा है प्रेक्षण और चौथा है कागज पेंसिल परीक्षा। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, प्रेक्षण सूची। आखिरी प्रश्न है निम्नलिखित में से विज्ञान शिक्षा का कौन सा लक्ष्य उच्च प्राथमिक स्तर पर नहीं होना चाहिए। पहला है विज्ञान शिक्षा को सीखने वाले के प्रतिदिन अनुभव से संबंधित करना। दूसरा है जिज्ञासा का पोषण एवं वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना। तीसरा है मूल्यों को आत्मसात करना और चौथा है विज्ञान के तथ्यों को सीखने वालों को प्रस्तुत करना। उच्च प्राथमिक स्तर पर नहीं होना चाहिए पूछा गया है, चौथा विकल्प इसका उत्तर होगा। तो ये प्रश्न सितंबर 2015 वाले पेपर में पूछे गए थे। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।